मैं यहाँ पे फजील साहब से जानना चाहूंगा कि फजील साहब, ये जो खबर आ रही, क्या आप इसको सही मानते हैं कि नेतन्याहू ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है? देखिए अभी कैप्टन साहब ने जो बात कही ना कि आईडीएफ के बारे में, तो मैं तो पहले से ही इनको पिज्जा बर्गर फौज बोलता हूं। मैं तो जब से आपसे बात हो रही तब से हम कह रहे हैं कि पिज्जा बर्गर फौज है ये, क्योंकि कहीं पिज्जा बेचते हैं, कहीं बर्गर बेचते हैं, कोई डेंटिस्ट है, कोई ग्रोसरी की दुकान चला रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि कैप्टन साहब देखिए, हमारे देश का एक बहुत मतलब आर्मी का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। कंपनी, बटालियन, फिर कमांडिंग ऑफिसर, फिर ब्रिगेडर, और सभी अफसर और जवान एक दूसरे को जानते हैं। आपने 100 लोगों को भर्ती कर लिया, लेकिन उसमें से कॉम्बिनेशन आपका दिमाग मिलता है 40-45 लोगों को, बाकी लोगों को आपको शॉर्ट आउट करना पड़ता है। इसी तरह से हमारे देश का जवान कौन कामचोर है, कौन मक्कार है, कौन बेईमान है, ये सब 4-5 साल में सभी अफसर जान जाते हैं, और जवान भी अफसर को जान जाता है कि कौन अफसर कैसा है। तो दोनों के बीच में एक एक तो मिजाज का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि 24/7 हमारी सेना तैयार रहती है। कभी भी लड़ाई हो या ना हो, हर 15 दिन पर उनको वार एक्सरसाइज करनी पड़ती है। रोज सुबह उठ के 5 बजे दौड़ना पड़ता है, और अफसर भी दौड़ता है साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ जवान दौड़ता है। बटालियन में मैंने देखा है कि अफसर और जवान चाहे कितने बड़े रैंक का क्यों ना हो, उसको भी आके सुबह 5 बजे खड़ा होना पड़ता है, उसको भी पीटी करनी पड़ती है, उसको उसको भी ड्रिल करना होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक ट्रेंड। आज क्यों दुनिया हमसे डरती है? एक ट्रेंड आर्मी, एक ट्रेंड एयरफोर्स, एक ट्रेंड नेवी, जो 24 आवर्स इस देश के लिए काम करती है। और ये नहीं है कि अब हम मान लीजिए, अब हम कहीं दुकान चला रहे हैं अपनी, और हम एनसीसी कैडेट हैं, और कोई हमसे कह दे कि आ जाओ बेटा, कल लड़ना है पाकिस्तान से। अब हमसे तो चला ही नहीं जा रहा, हम बंदूक क्या उठाएंगे? लेकिन कागज में थोड़ी पता है उनको कि हमसे चला नहीं जा रहा है, या हमको हार्ट पेशेंट हो गए या शुगर पेशेंट हो गए। उनका तो फरमान आ गया कि अब आपको बंदूक उठाना है। जो खुद का वजन नहीं उठा पा रहा है, वो बंदूक क्या उठाएगा? लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो बुला लिया जाता है सबको। तो जो ये दूसरे दूसरे क्षेत्रों से, ना तो उनकी कोई ट्रेनिंग, ना उनका कोई अपनी दूसरी लाइफ में 5 साल। और मुमताज भाई, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि इजराइल जो है अमेरिका का गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट है। ये मतलब वो मुसलमानों पे भरोसा नहीं करते, अमेरिकन्स या नेटो के कंट्री। उन्होंने भले अरब उनका कितना खास हो, लेकिन किसी मुसलमान पे वो भरोसा नहीं करते। इसलिए उन्होंने इजराइल को एक इनका लीडर बना करके वहां छोड़ रखा है अमेरिका ने शुरू से। उसी के रास्ते, इजराइल के रास्ते वो मिडिल ईस्ट पे राज करता है और मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। अब परिस्थितियां क्या बदल गई इस वक्त, कि अब पहले मजबूरी थी मिडिल ईस्ट की कि उसको अमेरिका की तरफ देखना पड़ता था, नेटो मेंबर्स के पास देखना पड़ता था। लेकिन अब वो मजबूरी खत्म हो गई है। अब एक ऑप्शन मिल गया है मिडिल ईस्ट के मुसलमानों को, कि रूस ने रास्ता खोल दिया, चाइना ने रास्ता खोल दिया। तो अगर अमेरिका कुछ करता है तो ये बाएं घूम जाएंगे, बाएं कुछ करता है तो दाएं घूम जाएंगे। इनके पास अब ऑप्शन आ गया। पहले ये ऑप्शन नहीं था, पहले मजबूरी थी कि उनको अमेरिका की बात माननी, और अमेरिका भी ताकतवर ज्यादा था और ये लोग ताकतवर कम थे। कम का मतलब ये कि इतना राजशाही है वहां, डेमोक्रेसी तो है नहीं, वो मेहनत का श्लोक तो है नहीं, किसान तो है नहीं। उनके पास पेट्रो डॉलर है, मजे से सोना का जहाज बनाते हैं, सोने की कार बनाते हैं, सोने का बाथरूम बनाते हैं, और मस्ती से खूब खाते पीते ऐश आराम करते हैं। तो एक तरफ लग्जरी जीवन और दूसरी तरफ संघर्ष। तो कौन पसंद करता है? कि लग्जरी जीवन तो हर कोई पसंद करता है। तो अमेरिका ने उनको लग्जरी जीवन की आदत डाल दी। ये एक जो राजशाही ग्रुप है वहां का, जो एक लीडरशिप ग्रुप है, उनको इतनी राजशाही की आदत डाल दी कि वो बंबई से आके उनका टॉयलेट सीट भी बनाते हैं कि कैसे इसमें गर्म पानी आएगा, कैसे ठंडा पानी आएगा। इतना ज्यादा उनको लग्जरियस बना दिया कि अब वो संघर्ष के रास्ते पे जाने को तैयार नहीं है। लेकिन आवाम में गुस्सा है। तमाम इतने नेचुरल रिसोर्सेज, अब अरब कंट्रीज की, जितने अरब कंट्रीज हैं, इनके पास इतना पैसा है कि पूरी दुनिया के सभी गरीबों का ये मदद कर सकते हैं। सिर्फ मुसलमान की हम बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं कि इतना इनके पास पैसा है। ये तो अगर अपना तेल थोड़ा सस्ता कर दें तो बहुत जीडीपी सुधर जाएगी। कई कंट्रीज की जीडीपी सुधर जाएगी अगर ये अपना तेल सिर्फ सस्ता कर दे। लेकिन तेल महंगा होता है, उसका फायदा तो अमेरिका उठाता है, डॉलर में तेल बेचते हैं ये लोग।
तो सारा फायदा तो अमेरिका उठा रहा है, माल है अरब का, फायदा अमेरिका उठा रहा है और पीस रहे आम जनता, जो बायर्स उसके हैं, एंड यूजर जो है, वो लोगों को महंगा हो रहा है, फिर कंट्रीज की महंगाई हो रही, बड़ी बड़ी कंट्रियों की जीडीपी गिर गई तेल की महंगाई की वजह से। तो ये जो इनका जो इजराइल का मसला है, अब ये इनके उल्टा पड़ रहा है। अब अमेरिका ये जानता है कि अगर हम इजराइल के साथ खड़े हैं तो सारे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, रूस और ईरान के साथ चले जाएंगे, रूस और चाइना की गोद में बैठ जाएंगे जाकर, क्योंकि दोनों तरफ पलड़ा बराबर है। और अमेरिका का एक इतिहास है कि अमेरिका किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता है। चाइना और रूस अपने एलाइज को आगे बढ़ाते हैं, मदद करते हैं। कैसे आज ईरान को दे दिया ना सुखोई जहाज दिया ना, लेकिन टर्की को कभी ड्रोन नहीं दिया था अमेरिका ने। इतना बड़ा चापलूस टर्की वेस्टर्न कंट्रीज का है, लेकिन कभी ड्रोन नहीं दिया। तो टर्की ने अफगानिस्तान में कबाड़ी में ड्रोन जो मारा था इन्होंने अफगानिस्तान पर, वो पहाड़ी में से कबाड़ के माध्यम से वहां से उठवा के लाए और अपना कॉपी करके ड्रोन बना लिए। उससे बेहतरीन ड्रोन, हल्का, और इनके ड्रोन की क्वालिटी क्या है मुमताज भाई, कि ये 200 चील अगर ऊपर उड़ रही है ना, उस चील के बीच में चले जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ड्रोन कौन है, चील कौन है। इसलिए रडार में पकड़ा नहीं पाते। ये खासियत है इनकी। और ये आत्मघाती बम है, मतलब खुद ही फट जाता है जाकर के, फाड़ता नहीं है, खुद ही गिर के फट जाएगा। और सस्ता इतना है कि 100-200 ड्रोन फट जाए तो भी इनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक मिसाइल इजराइल की एक मिसाइल कम से कम 100 ड्रोन बन जाएगा उतने में। एक मिसाइल जितना इंटरसेप्टर मिसाइल में कम से कम 10 ड्रोन बन जाएगा। एक इंटरसेप्ट मिसाइल जो इजराइल के पास है उसमें 10 ड्रोन तैयार हो जाएगा। मुझे शायद कहीं से मैंने पढ़ा था कि इंडियन रुपीज में 25 लाख रुपए का पड़ता है एक ड्रोन। 80 लाख रुपए की तो उनकी एक मिसाइल है जो इंटरसेप्ट करती है। 5,000 रुपए की मिसाइल जो पाइप में हमास वाले बनाते हैं, उसको रोकने के लिए उनको 80 लाख का गोला खर्च करना पड़ता है। तो अगर यही है, हजारों मिसाइल वो मार दे रहे, 5-5 हजार रुपए की मिसाइल मार दे रहे, उनको अपना 80 लाख का मिसाइल मारना पड़ता है। 1000 मिसाइल गई, उनके पास गोले हैं 300-400 को रोकने की, 1000 मिसाइल पहुंच गई। इसीलिए 3 साल पहले एयरपोर्ट बंद हो गया था तेल अवीव का। तो क्या नेतन्याहू या अमेरिका, ये लोग नहीं सोच रहे क्या जो हम लोग सोच रहे हैं? वो क्या अमेरिका नहीं सोचता होगा कि भाई आज हम अगर इजराइल को ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो बड़े आसानी से मिडिल ईस्ट के सारे लोग रूस और चाइना के साथ जाके मिल जाएंगे। भारत में क्यों नाराज रहते हैं? मैं फजील साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपके पास आऊंगा। एक तो खबर ये आ रही है जिसपे बाद में बात करूं कैप्टन साहब की, मिस्र में इजराइल अमेरिका अधिकारी की मौजूदगी में मीटिंग हो रही है और गाजा में सीज फायर को लेकर के बातचीत तकरीबन फाइनल उसमें है और 3 मुद्दों पर बात अटकी हुई है। मैं उस पर चर्चा करूंगा कि वो 3 मुद्दे कौन हो सकते हैं जिस पर बात अटकी हुई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल उठा दिया है जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने, कैप्टन साहब, इस पे बात करना बहुत जरूरी। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बहुत सारे वो चैनल जो 2010 में आईएसआईएस को आतंकवादी बोलते थे, आज परिस्थितियां बदलते ही उन्हें रेबल यानी विद्रोही बोलने लगे। दोगलेपन की भी हद है। क्या हम आईएसआईएस जैसी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को, क्या ये मुमकिन है कि उसे हम जो है आतंकवादी न कहें?